आज हम सब इतने प्राउड से कहते हैं कि इंडिया वॉज द फर्स्ट कंट्री टू लैंड ऑन द सरफेस ऑफ द मून। भारत के ये सारे सपने इसरो ने पूरे करे, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने। मगर आप जानते हैं कि इसरो की शुरुआत एक छोटे से गांव की छोटे से चर्च की बिल्डिंग से शुरू हुई, जहां पे रॉकेट के पार्ट्स को साइकिल और बैलगाड़ियों में लाया गया। इसरो ने पूरी दुनिया को दिखा दिया कि अगर सपने बड़े हों तो उनको पूरा करने के लिए हमें पैसा और ज़्यादा रिसोर्सेज की ज़रूरत नहीं होती। हमारे मन में हौसला होना चाहिए, डेडिकेशन होनी चाहिए और मेहनत करने का जज्बा होना चाहिए। नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इसरो की सुपर इंस्पायरिंग जर्नी के बारे में कि इसरो की शुरुआत कब, कहाँ और कैसे हुई और क्या है इंडियन स्पेस हिस्ट्री। 1962 में भारत में इसरो नहीं था, इनकॉस्पर था, यानी इंडियन नेशनल कमेटी फॉर स्पेस रिसर्च। इस कमेटी की इस्टेब्लिशमेंट हुई अंडर द लीडरशिप ऑफ डॉक्टर विक्रम साराभाई, जिन्हें हम फादर ऑफ इंडियन स्पेस प्रोग्राम भी कहते हैं। और उस टाइम पे हमारे प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। इन कॉस्पर की इस्टेब्लिशमेंट जब हुई, उस टाइम पर इंडिया के पास कोई भी सेपरेट स्पेस डिपार्टमेंट नहीं था, इसलिए इन कॉस्पर की इस्टेब्लिशमेंट डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के अंडर हुई। उस टाइम पर डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के लीडर थे डॉक्टर होमी जहांगीर बाबा, जिनको हम फादर ऑफ इंडियन न्यूक्लियर प्रोग्राम भी कहते हैं। डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी भारत में इस्टेब्लिश हुआ था 1954 में, और इस डिपार्टमेंट का सबसे मेन मकसद ये था कि वो भारत में न्यूक्लियर एनर्जी को डेवलप करे, एटॉमिक वेपन्स बनाए और न्यूक्लियर साइंसेस का इस्तेमाल करके भारत की ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए काम करे। इन कॉस्पर और डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी दोनों डायरेक्टली रिपोर्ट करते थे प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया को। इन कॉस्पर, जिसको हम इंडियन नेशनल कमेटी फॉर स्पेस रिसर्च कहते हैं, उसका मेन मकसद ये था कि भारत अपने सैटेलाइट्स खुद बनाए, अपने रॉकेट्स खुद बनाए और उनको खुद लॉन्च करे। द गोल वॉज सिंपल येट पावरफुल। इंडिया शुड नॉट डिपेंड ऑन एनीवन एल्स फॉर स्पेस। इन कॉस्पर की शुरुआत हुई एक छोटे से प्रोजेक्ट से। उस प्रोजेक्ट का नाम था तुम्बा इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्च स्टेशन। उस टाइम पे साइंटिस्ट ने इस रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन को थुम्बा गांव में बनाया। थुम्बा इज़ अ स्मॉल विलेज इन द सिटी ऑफ त्रिवंतपुरम। त्रिवंतपुरम को हम पहले त्रिवेंद्रम भी कहते थे, एंड इट इज़ द लार्जेस्ट सिटी एंड द कैपिटल ऑफ केरला। अब सवाल ये आता है कि उस समय पर साइंटिस्ट ने थुम्बा विलेज को क्यों चुना, क्योंकि थुम्बा विलेज जो है वो अर्थ के मैग्नेटिक इक्वेटर के बिल्कुल पास है। अब हमें पता है कि जो अर्थ का ज्योग्राफिकल इक्वेटर होता है वो एक इमेजिनरी लाइन है जो अर्थ के सेंटर से गुजरती है और जो अर्थ को दो हिस्सों में डिवाइड करती है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और सदर्न हेमिस्फीयर, और ये 0 डिग्री लैटिट्यूड पर होती है। अब अर्थ का मैग्नेटिक इक्वेटर समझने के लिए हमें पहले ये समझना पड़ेगा कि अर्थ को हम एक जाइंट मैग्नेट कहते हैं, जिसके अंदर एक मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ हैं। अब ऐसा हम क्यों कहते हैं? क्योंकि जो हमारी अर्थ की सबसे इनर लेयर है, कोर, वो 3 नेचुरल मेटल से बनी हुई है। वो है आयरन, निकल और कोबाल्ट। जब अर्थ में मूवमेंट होती है तो तब ये मेटल्स भी मूव करते हैं और अर्थ के अंदर मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है। इसीलिए हम अर्थ को एक जाइंट मैग्नेट कहते हैं। इस बात की पुष्टि बहुत पुराने समय में सेलर्स और हमारे साइंटिस्ट ने भी करी, क्योंकि एशियन टाइम पे जब सेलर्स डायरेक्शंस ढूंढते थे कंपास की मदद से, तो उन्होंने देखा कि कंपास की नीडल हमेशा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में ही पॉइंट करती है। इसका कारण ये था क्योंकि अर्थ भी हमारा एक बहुत बड़ा मैग्नेट है और कंपास के अंदर जो आयरन की निडल है वो एक छोटा मैग्नेट है। और हम बचपन से सुनते और पढ़ते आ रहे हैं कि जो ऑपोजिट पोल्स होते हैं वो अट्रैक्ट करते हैं और जो लाइक होते हैं वो रिपेल करते हैं। इसीलिए जो कंपास का नॉर्थ पोल होता है वो हमेशा अर्थ के मैग्नेटिक साउथ पोल की तरफ अट्रैक्ट करता है, और जो कंपास का साउथ पोल होता है वो अर्थ के मैग्नेटिक नॉर्थ पोल की तरफ अट्रैक्ट करता है।
इसीलिए कंपास हमेशा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में ही पॉइंट करती है, मतलब वो अपने आप को अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड के हिसाब से अलाइन कर लेती है। अब हमें समझना होगा कि मैग्नेटिक इक्वेटर क्या होता है। मैग्नेटिक इक्वेटर वो इमेजिनरी लाइन है जहां अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड दोनों तरफ से बैलेंस होता है, ना ज़्यादा नॉर्थ की तरफ ना ज़्यादा साउथ की तरफ। जब आप मैग्नेटिक इक्वेटर के पास कंपास को रखते हो तो उसकी जो निडल होती है ना वो ऊपर पॉइंट करती है ना वो नीचे पॉइंट करती है, वो बिल्कुल एक हॉरिजॉन्टल लाइन में होती है, पैरेलल टू दी अर्थ। सेम फॉर्मूला अप्लाई होता है रॉकेट लॉन्च के टाइम पे। जब हम मैग्नेटिक इक्वेटर से रॉकेट लॉन्च करते हैं तो वो बहुत आसान होता है, क्योंकि वहाँ मैग्नेटिक फील्ड का असर एकदम बैलेंस्ड होता है। रॉकेट पर कोई एक्स्ट्रा फोर्स या खिंचाव नहीं लगता है। इससे रॉकेट को ज़्यादा स्टेबिलिटी मिलती है और उसे सीधा उड़ने में मदद मिलती है। इसीलिए हमारे साइंटिस्ट ने उस टाइम पे थुम्बा विलेज को चुना अपना पहला रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन बनाने के लिए, क्योंकि थुम्बा विलेज मैग्नेटिक इक्वेटर के, अर्थ के मैग्नेटिक इक्वेटर के बिल्कुल पास है। हम सबने स्पिनिंग टॉप यानी लट्टू को घूमते हुए देखा है। जब स्पिनिंग टॉप घूमता है तो उसका सबसे तेज पार्ट उसका सेंटर होता है। जब अर्थ की मूवमेंट होती है तो सबसे तेज पार्ट घूमने वाला अर्थ का सेंटर होता है और अर्थ के सेंटर को हम इक्वेटर कहते हैं। इसीलिए थुम्बा इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन में इस इक्वेटोरियल शब्द का मतलब है इक्वेटर, कि ये अर्थ के इक्वेटर के बिल्कुल पास है और जहाँ से रॉकेट को लॉन्च करना आसान हो जाता है, क्योंकि अर्थ की फास्ट स्पिनिंग स्पीड का रॉकेट लॉन्च को फ़ायदा मिलता है, जैसे कोई उसे पीछे से धक्का दे रहा हो। इससे रॉकेट को एक्स्ट्रा स्पीड और एक्स्ट्रा पुश मिलती है और उसे स्पेस में पहुंचने के लिए मदद मिलती है। 21 नवंबर 1963 में भारत का पहला रॉकेट लॉन्च हुआ इसी थुम्बा इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन से और उस रॉकेट का नाम था नाइकी अपाचे। ये रॉकेट अमेरिका ने भारत को दिया और नासा के साइंटिस्ट ने इसे बनाया था और कुछ नासा के साइंटिस्ट भारत भी आए जिन्होंने इंडियन साइंटिस्ट को ट्रेनिंग दी कि रॉकेट को लॉन्च कैसे करा जाता है और पहले ही अटेम्प्ट में ये रॉकेट को सक्सेसफुली लॉन्च कर दिया गया। उस समय थुम्बा में कोई भी बड़ा साइंटिफिक सेंटर नहीं था, इसीलिए साइंटिस्ट ने एक पुराने सेंट मैरी चर्च को अपनी लैब बनाया और गायों के तबेलों को अपना कंट्रोल रूम बनाया। कोई ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी भी नहीं थी, इसीलिए इस रॉकेट के पार्ट्स को साइकिल और बैलगाड़ियों में रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन तक लाया गया। ये भारत के लिए छोटा लेकिन बहुत ही हिस्टोरिकल लॉन्च था। भारत यहाँ नहीं रुका। 15 नवंबर 1967 में भारत ने अपना पहला स्वदेशी यानी मेड इन इंडिया रॉकेट बनाया, जिसका नाम था RH-75। हम इसे रोहिणी 75 भी कहते हैं। ये रोहिणी सीरीज़ का रॉकेट था और ये एक साउंडिंग रॉकेट था। साउंडिंग रॉकेट एक छोटा सा रॉकेट होता है जो थोड़ी ऊंचाई तक जाता है और एटमॉस्फेयर की जानकारी लेकर आता है, जैसे ऊपर के एटमॉस्फेयर में हवा का प्रेशर क्या है, टेम्परेचर क्या है और कौन सी गैसेस का कॉम्पोजिशन है। इस रॉकेट में 75 का मतलब है कि इस रॉकेट का डायामीटर 75 mm था। ये रॉकेट 1 से 5 किलो तक का साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट ऊपर अपने साथ लेकर जा सकता था और ये रॉकेट 10 किलोमीटर से 50 किलोमीटर तक की ऊंचाई तक उड़ सकता था। ये रॉकेट पूरी तरह से भारतीय साइंटिस्ट द्वारा डिज़ाइन किया गया था और बनाया गया था और ये रॉकेट अपने फर्स्ट लॉन्च में ही सक्सेसफुली लॉन्च हुआ। इस रॉकेट को 15 बार लॉन्च किया गया, नवंबर 1967 से सितंबर 1968 के बीच, और हर अटेम्प्ट, हर लॉन्च सक्सेसफुल था। जब भारत ने अपना पहला स्वदेशी रॉकेट RH-75 बनाया और उसे खुद उड़ाया, तो भारत ने ये साबित कर दिया कि अब हमें किसी भी विदेशी रॉकेट की ज़रूरत नहीं है। भारत अपने रॉकेट अब खुद बना भी सकता है और उनको उड़ा भी सकता है। इस सोच ने बताया कि भारत अब आत्मनिर्भर बनना चाहता है और अब भारत के पास अपना फुल फ्लेज्ड और डेडिकेटेड स्पेस सेंटर होना चाहिए। इसी सोच के साथ 15 अगस्त 1969 में इनकॉस्पर का नाम बदलकर इसरो रख दिया गया, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, और इसरो के सबसे पहले चेयरमैन थे डॉक्टर विक्रम साराभाई।
जैसे अमेरिका के पास नासा है, हम भारतीयों के पास हमारा इसरो है। इन कॉस्पर से इसरो तक भारत ने अपने दम पर सितारों तक की उड़ान भरी है। इसरो की ये कहानी सिर्फ एक टेक्नोलॉजी और डेवलपमेंट की कहानी नहीं है, ये भारत के विश्वास और आत्मनिर्भरता की कहानी है। इसरो इज मोटिवेशन एंड इंस्पिरेशन फॉर एवरी यंग माइंड ऑफ इंडिया एंड सिटीजन ऑफ इंडिया। कोई भी सपना दोस्तों इतना बड़ा नहीं होता कि हम उसे पूरा ना कर सकें। अगर हमारे मन में डेडिकेशन, हौसला और मेहनत करने का जज्बा है तो हम अपने जीवन में हर सपना पूरा कर सकते हैं। जो कहानी चर्च के एक छोटे से कमरे से शुरू हुई, आज वो चांद तक अपना झंडा गाड़ चुकी है। साइकिल पर रॉकेट और दिल में जुनून, यही है भारत की उड़ान की कहानी। मुझे उम्मीद है कि आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा हो और आपको कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मिली हो। मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिए। धन्यवाद। अगली वीडियो में मिलते हैं।